ठीक है। आज जो है हम भारतीय हिंदी उपन्यास के भारतीय और एक टॉपिक है आपका भारतीय उपन्यास चिंतन, हिंदी उपन्यास चिंतन, और इसके बाद का टॉपिक है उपन्यास और राष्ट्र। ये उपन्यास पढ़ने की तरह आसान तो नहीं है टॉपिक, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और इसके बाद फिर जहां से आपको मैटर मिले आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। एक तो यह कि क्या भारतीय उपन्यास नाम के किसी अवधारणा का औचित्य है? क्या उपन्यास में भी ऐसा होता है कि भारतीय होता है, विदेशी होता है? क्योंकि आप ये देखेंगे कि जब रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास पर विचार करते हैं तब वह परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग पर लिखा हुआ हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं, और यह भी कि अंग्रेजी से बहुत सारे उपन्यासों का अनुवाद हिंदी में हुआ था उपन्यास के बिल्कुल शुरुआती समय में। तो अगर भारतीय उपन्यास की कोई अवधारणा होगी तो वह किन अर्थों में उपन्यास की जो यूरोपीय अवधारणा है उससे अलग होगी। यानी भारतीय उपन्यास की अवधारणा और उपन्यास की भारतीय अवधारणा, इस पर हमको विचार करना है। यह सब जानते हैं कि उपन्यास का उदय जो है यूरोप में हुआ और उसके कारण जो थे यूरोप में मध्य वर्ग का जो निर्माण हुआ, एक मध्य वर्ग उभर कर आया। इससे पहले जिस समय उद्योगों का विकास हुआ, उद्योगों के विकास से पहले कोई मध्य वर्ग नहीं था। जैसे यहाँ मध्यकाल में मध्य वर्ग का कोई उस तरह से अस्तित्व नहीं था, पर मध्य वर्ग के आगमन के साथ ही और उद्योगों के विकास के साथ ही पूंजीवादी संस्कृति और पूंजीवादी समाज के विकास के साथ ही समाज के बहुत सारी चीजें जो हैं वो बदल जाती हैं, समाज के बहुत सारे मूल्य बदल जाते हैं। जो मध्यकालीन समाज था उसकी बहुत सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो धीरे धीरे टूटती हुई नजर आती हैं और एक नई तरह की व्यवस्था जो है पूंजीवादी व्यवस्था में बनती है। जैसे आज हम जिस स्थिति में रह रहे हैं, हम ठीक वैसे ही नहीं रह सकते जैसा कि हम मध्यकाल में हमारे यहाँ के लोग रहते थे। आज हमारे सोचने का ढंग अलग है, परिवार की बनावट अलग है, समाज की बनावट और बुनावट दोनों अलग है। हमारा रहन सहन अलग है, संस्कृति बहुत हद तक बदल गई है, हमारी प्रायोरिटी यानी हमारी जो प्राथमिकता है वे सारी चीजें बदल गई है। जहाँ पहले आपके प्रायोरिटी के केंद्र में या प्राथमिकता के केंद्र में खेत हुआ करता था, अब नहीं होता है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में जो है वो नौकरी इंपॉर्टेंट है, या इस तरह की कई सारी चीजें हैं जो सभ्यताओं के बदलाव के साथ, संस्कृति के बदलाव के साथ होता है। तो जहाँ पहले सामंतवादी संस्कृति थी, जहाँ सामंत प्रमुख होता था, राजा प्रमुख होता था, उसके ही इशारे पर सारी चीजें होती थी, वह जो है पूंजीवादी संस्कृति में या पूंजीवादी समाज में ये संभव नहीं हो पाया। पूंजीवादी समाज में राजा का कोई अस्तित्व नहीं रहा, सामंतों का कोई अस्तित्व नहीं रहा। यहाँ पर जो है कंपनियां या जो पूंजी जिसके हाथ में है वो मजबूत हुआ। भारत में स्थिति थोड़ी अलग है। इसीलिए भारत में जिस तरह का पूंजीवाद यूरोप में आया, भारत में नहीं आया। इसलिए भी ये विचार करने की जरूरत है कि जिस तरह का उपन्यास यूरोप में लिखा जा रहा था और उस उपन्यास से जिस तरह यूरोप के लोग अपने आप को कनेक्ट कर रहे थे, तो क्या उसी तरह के उपन्यास से भारतीय लोग भी कनेक्ट कर सकते थे? तो 18वीं सदी के अंत तक उपन्यास का उदय होता है और 19वीं सदी के आरंभ में इस विधा का जो विस्तार है वो दुनिया के दूसरे हिस्सों तक होने लगता है। यानी यह यूरोप से निकल करके अमेरिका या फिर लैटिन अमेरिका, एशियाई देशों में इस विधा का जो प्रसार होने लगता है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि शुरुआत में अंग्रेजों का जो साम्राज्य था वो लगभग पूरी दुनिया में फैला हुआ था और वो हर महादेश में किन्हीं न किन्हीं देशों में उनका साम्राज्य चल रहा था। तो उनके साथ साथ इस विधा ने पूरी दुनिया में यात्रा की। तो हिंदी में जो पहला चरण है, हिंदी का जो पहला चरण है वह अंग्रेजी उपन्यासों का भारतीय भाषा में अनुवाद है। दूसरे चरण में आप देखते हैं कि भारतीय लेखक जो है इन विदेशी लेखकों से प्रेरणा लेते हुए हिंदी में उसी ढंग का, अंग्रेजी ढंग का उपन्यास लिखते हैं। यानी भारतीय भाषाओं में भारतीय संदर्भ देते हुए, लेकिन प्रेरणा जो है वो अंग्रेजी उपन्यासों से लेते हैं। और तीसरा चरण वो है जिसमें उपन्यास विधा के
भारतीय स्रोत को तलाशने का प्रयास शुरू होता है और जो अंततः भारतीय उपन्यास की अवधारणा के रूप में विकसित होता है। आप ये देखेंगे कि कोई भी उपन्यास जो है अपने क्षेत्रीय या भाषाई विशेषताओं से अगर युक्त न हो तो वह अपने लोगों से, अपने पाठक से नहीं जुड़ पाता है। उसमें अगर चंद्रकांता जैसे उपन्यास जो शुरुआती समय में हिंदी में इतने प्रसिद्ध हुए, तो उसमें कथा की परंपरा थी, एक दास्तान की परंपरा थी। जिस दास्तान गोई की एक दास्तान गोई यानी कथा कहने की, किस्सा कहने की, जो हम लगातार गाँव में सुनते रहते थे कि किस्सा चलता रहता था, कभी किस्सा खत्म नहीं होता था, एक किस्से से दूसरा किस्सा निकलता रहता था। तो चंद्रकांता के प्रसिद्ध होने की वजह जो है वो सिर्फ उसकी भाषा नहीं थी, बल्कि उसमें वो चल रही कहानी या उसमें चल रहा वो किस्सा भी था, जिससे लोग लगातार मतलब उनकी दिलचस्पी उसमें बनी हुई थी। तो इसलिए भारतीय लेखकों ने शुरुआत से ही मतलब जब ये कोशिश की कि अपने क्षेत्रीय और भाषाई जो विशेषताएं हैं उसके अनुरूप ही उपन्यास का विकास करने की कोशिश करें। इसलिए शरत चंद्र और प्रेमचंद दो अलग अलग भाषा के रचनाकार होते हुए भी उनमें बहुत सारी समानताएं हैं, और एक ही दौर के लेखक होते हुए भी वो अलग भी हैं और विशिष्ट भी हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि उनको अपनी क्षेत्रीय और अपनी भाषाई विशेषताओं का ज्ञान था, उसके बारे में उनको लगभग पूरा पता था। क्या प्रेमचंद और शरत चंद्र के बीच क्या कोई समान धरातल नहीं है? अगर हम भारतीय उपन्यास की बात कर रहे हैं या भारतीय उपन्यास चिंतन की बात कर रहे हैं, तो हमें पूरे भारतीय उपन्यास को देखना होगा, न सिर्फ हिंदी उपन्यास। क्योंकि अगर आप अंग्रेजी को इस बात के लिए स्वीकार कर लेते हैं कि अंग्रेजी के उपन्यासों से प्रभावित होकर हिंदी के उपन्यास लिखे गए, तो यह भी देखना जरूरी है कि उस समय भारतीय भाषाओं में, दूसरी भारतीय भाषाओं में, जब हम भारतीय भाषा कहते हैं तो इसका अर्थ है भारत में बोली जाने वाली तमाम भाषाएं। तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, मराठी है, बांग्ला है। इन सब में 19वीं सदी के अंतिम दो दशकों में उपन्यास लेखन शुरू हो गया था और महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे गए। तो इस सवाल को जब तक हम नहीं समझेंगे कि कैसे वो लोग अपने ही क्षेत्रीय और जो उनकी जातीय विशेषताएं थी, राष्ट्रीय विशेषताएं थी, अपने समय की जो, अपने समाज की जो विशेषताएं थी, उससे प्रभावित होकर लेखन कर रहे थे विभिन्न भाषाओं में। हिंदुस्तान में दिक्कत यह है कि हमारा आपस में जो संवाद है एक भाषा का दूसरी भाषा से, उसका बहुत अभाव है। अंग्रेजी से जितनी सहज तरीके से चीजें हिंदी में आ जाती हैं, उस तरह से आप मलयालम की चीजों को हिंदी में नहीं पढ़ पाते हैं, तमिल की चीजों को नहीं पढ़ पाते हैं। इनफैक्ट तमिल से भी वो अंग्रेजी में अनुदित होती है, और हिंदी के वो लोग जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते हैं या अच्छी खासी अंग्रेजी जानते हैं, वो सबसे पहले उससे परिचित होते हैं, फिर उसके बारे में लेख लिखे जाते हैं, फिर कभी जाकर 10-15-20 साल में उन उपन्यासों का अनुवाद होता है। तो ये जो संवादहीनता की स्थिति है भारतीय भाषाओं में, न सिर्फ भारतीय भाषाओं में बल्कि भारतीय लोगों में भी, जैसे कि हमें दक्षिण भारत के लोगों के बारे में बहुत पता नहीं होता है, और पता भी होता है तो हम उसकी भाषा को बहुत अजीब तरीके से और मजाकिया ढंग में कहते हैं, जैसे लगता है कि दुनिया में हिंदी को छोड़कर या भारत में हिंदी को छोड़कर दूसरी कोई भाषा ही नहीं। जबकि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत पीछे हैं। भारत की हर भाषा का भारत पर उतना ही अधिकार है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मलयालम हो, चाहे वो संताली हो, चाहे वो मिजो भाषा हो। इसीलिए अगर ये सम्मान हम आपस में अर्जित नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद भी अगर हम ये कहते हैं कि हम सब भारतीय हैं, तो ये सिर्फ कहने के लिए होता है। आपके अंदर से वो भाव आना चाहिए कि हाँ, हर भाषा और हर तरह के लोगों को यहाँ रहने की आज़ादी है और उनका हक है, जितना आपका हक है। सिर्फ आप संख्या में ज्यादा है बोलने वाले, इससे जरूरी नहीं हो जाता है कि आप श्रेष्ठ। बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं देश के कई हिस्सों में जो हम हिंदी वालों को उनसे सीखनी चाहिए, लेकिन एक जो ठसक है, जो सामंती ठसक है, या एक जो जिद है, जिस वजह से हम अपने बाहर की दुनिया को देखना ही नहीं चाहते, इसलिए हिंदी के बाहर के उपन्यासों में बहुत तेजी से बदलाव आया, बहुत सारी चीजें वहां बदलती हुई दिखाई पड़ी। पर प्रेमचंद के पहले आपको जो है भारतीय उपन्यास जो है, या भारतीय चिंतन धारा का उपन्यास आपको हिंदी में नहीं दिखाई पड़ता है। और प्रेमचंद के भी बाद के उपन्यास जो हैं वो पूरी तरह से यूरोपीय जो एक उपन्यास की समझ थी या उसका तरीका था, उससे मुक्त हो पाता है। तो अगर आप देखेंगे कि जो आधुनिकता और जातीयता का जो द्वंद्व था, यानी जो
प्रचलित धारणा यह थी कि अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उपन्यास का जन्म हुआ। यानी उपन्यास का कोई निजी और ठेठ भारतीय स्वरूप नहीं था। यह विधा पश्चिम से आई और आगे चलकर इसका भारतीयकरण हो गया। एक धारणा यह। दूसरी धारणा यह है जो ये कहती है कि उपन्यास का उद्भव जो है वह विभिन्न भाषाओं में गद्य शैली के विकास, यानी एक साहित्यिक विधा का जिस तरह से धीरे धीरे विकास होता है, उस तरह से उस गद्य शैली के विकास के कारण और उसके वजह और जो सामाजिक कारण जो थे, समाज जो बदल रहा था, पूंजीवादी समाज के आने की वजह से, पूंजीवादी समाज की वजह से मध्य वर्ग का जन्म होता है। ये एक ऐसा वर्ग था जो 10 बजे ऑफिस जाता था और 4 बजे लौट आता था और उसके बाद इसके पास पूरी तरह से एक खाली समय होता था। तो इसके मनोरंजन के लिए कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए, उसको इन्वॉल्व करने के लिए, और या फिर रचनाकार के लिए भी एक बड़ा पाठक वर्ग जो था वो ये मतलब इंतजार कर रहा था मध्य वर्ग के रूप में। तो दूसरी जो अवधारणा है वो ये है कि साहित्यिक विधाओं का जो एक स्वतः विकास होता है उस तरह से विकास हुआ, और चूंकि उस समय जो पूंजीवादी समाज आ गया था, मध्य वर्ग का निर्माण हो गया था, इसलिए उपन्यास का जन्म, यानी बुर्जुआजी का जो आगमन हुआ। बुर्जुआजी एक शब्द है जो पूंजीपति पर यानी बुर्जुआ वर्ग पर निर्भर करता है। उसकी वजह से एक राष्ट्र राज का उदय होता है और फिर एक बाजार आता है जिसमें कि सब कुछ खुला हुआ था, जो इसमें जाति का कोई भेद नहीं था कि जो जिस चीज को चाहे खरीद सकता था, जो जिस चीज को चाहे बेच सकता था। तो इस तरह से एक व्यक्तिवाद का जन्म हुआ और इस व्यक्तिवाद जो है वो मध्य वर्ग में बदला, यानी हर व्यक्ति जो है अपने मन की कर सकता था, हर व्यक्ति के पास अपने मन की आजादी थी। ये देखने में ऐसा लगता है कि हम सबके पास अपने मन की आजादी है, हम अपने मन से कर सकते हैं, पर यहाँ समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि व्यक्तिवाद के जन्म के साथ एक मध्य वर्ग का जन्म हुआ और उस मध्य वर्ग के जन्म के साथ उपन्यास का जन्म हुआ। तो इस तरह से ये 2-3 धारणाएं जो हैं वो हमारे यहाँ पर मौजूद है। भारतीय उपन्यास की सही समझ के लिए कि भारतीय उपन्यास क्या है, उसके लिए आपको ये समझना होगा कि जो औपनिवेशिक गुलामी थी, औपनिवेशिक गुलामी का मतलब है जो अंग्रेजों की हम गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों का उपनिवेश बनकर थे, यानी ब्रिटेन एक देश था और उसका जो थे यहाँ पर राज था और हम उसके सप्लायर थे, यानी यहाँ से जो भी अच्छी चीजें थी वो लूट कर सीधा इंग्लैंड ले जा रहा था, यानी उसका शासन जो है यहाँ नहीं था। तो यहाँ से जब चीजें जो है लेकर जाई जाएंगी तो हम उसके उपनिवेश थे, यानी आप किसी मतलब शहर जो है जैसे गांव का फायदा उठाता है और गांव को उससे कोई फर्क मतलब फायदा नहीं होता है। तो यही है जो अंग्रेजों के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा था उसको हम लोग कहते हैं औपनिवेशिक संघर्ष। औपनिवेशिक मानसिकता कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए आज अगर आप ये समझते हैं कि अंग्रेज जो है वो श्रेष्ठ हैं, या अगर आपके दिमाग में के किसी कोने में अब भी भरा हुआ हो कि गोरे लोग श्रेष्ठ होते हैं, तो ये औपनिवेशिक गुलामी है, ये औपनिवेशिक मानसिकता है, या अंग्रेजी भाषा जो है वो श्रेष्ठ भाषा है। तो अंग्रेज तो चले गए पर उनकी बहुत सारी चीजें जो हैं, जो हमारे मानसिक बदलाव हमारे अंदर आया था या हमारे मन में डाल कर गए कि कोट टाई पहनने से कोई बाबू हो जाता है, बाबू साहब हो जाता है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं ये उनकी जो वो सोच जो हमारे दिमाग में डाल कर गए, ये औपनिवेशिक मानसिकता है। और इस औपनिवेशिक मानसिकता से जितना समाज के स्तर पर संघर्ष जरूरी है उतना ही संघर्ष जो है व्यक्ति के स्तर पर भी जरूरी है, कि हमको रोज इस बात के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बहुत नॉर्मल तरीके से हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें बैठा दी जाती है। तो इसको अगर आप नहीं समझेंगे कि किस तरह से औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति के प्रयास किए गए, और ये मुक्ति के प्रयास जो थे ये समाज के अंदर किए गए। अंग्रेजों की गुलामी से तो हमें आजादी की जरूरत थी ही, पर वो जो सामाजिक गुलामी थी या आर्थिक गुलामी थी या जाति के नाम की गुलामी थी या औरत पुरुष के में भेद वाली गुलामी थी, इन सब से चीजों से मुक्ति जो है एक तरह से औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति है। तो 20वीं सदी का जो उत्तरार्ध है, यानी आप 1980 के बाद का जो समय देखेंगे तो उस समय जो है दुनिया भर में साम्राज्यवादी ताकतें जो है धीरे धीरे 1940-50 के बाद से दुनिया भर में जो साम्राज्यवादी ताकतें थे, यानी जो ब्रिटेन, फ्रांस, डच जो लोग थे, जो दूसरे देशों पर शासन करते, पुर्तगाल, ये जो दूसरे देशों पर शासन कर रहे थे इनको साम्राज्यवादी देश कहा जाता है। यूरोप के बहुत सारे देशों के बहुत सारे उपनिवेश थे। पुर्तगाल जो एक देश है उसका अफ्रीका में बहुत सारे उपनिवेश थे। जो स्पेन था उसके कई उपनिवेश थे लैटिन अमेरिका में।
ब्रिटेन का पूरी दुनिया में था, इसी तरह से फ्रांस का अफ्रीका में था। तो इस तरह से जो इनके खिलाफ जो है, इन जो साम्राज्यवादी देश थे, इनका धीरे धीरे पतन होने लगता है और पूरी दुनिया में एक तरह से ये जो एक देश दूसरे देश को गुलाम बना के रखता है, ये खत्म होता है। और धीरे धीरे फिर पराधीन जो देश थे वो आजाद होते हैं और उससे एक तरह से एक मुक्ति की चेतना का विकास उनके यहाँ होता है कि उनको न सिर्फ ब्रिटेन चला गया, न सिर्फ फ्रांस उनके देश से चला गया, उस मानसिकता से भी मुक्ति की जरूरत है जो उनके ऊपर थोप दिया गया है। और इस संघर्ष का जो ये देश उन देशों के खिलाफ कर रहे थे, तो इस संघर्ष का जो सबसे प्रमुख एजेंडा था वह था अपनी राष्ट्रीय परंपराएं, अपनी जातीय परंपराएं। जाति मतलब भारतीय होना एक जाति है और इस जाति के अंदर कई जाति है। इस जाति का मतलब कास्ट नहीं है, इसलिए इसको जातीय परंपरा कहा जाता है या राष्ट्रीय परंपरा आप कहिए। तो भारत की जो जाति थी, जो लोग थे यहाँ के, उनकी विशेषताओं को पहचान और वापस उन्हें परिभाषित करने का प्रयास जो है शुरू हुआ। क्योंकि अगर आप उनकी तरह से ही सोचते रहेंगे तो कभी भी उनकी सोच से आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। और चूंकि भारत जो था एक तरह से एक बहुलतावादी संस्कृति वाला देश था, इसके आसपास मतलब हमारा जो देश है, ना सिर्फ वो एक भाषा का देश है बल्कि यहाँ कई संस्कृतियां हैं, विभिन्न भाषा भाषी लोग हैं और सबकी अपनी अलग अलग संस्कृति है, विशिष्ट है। और किसी की भी संस्कृति किसी से कम नहीं है। मतलब अगर आप किसी की संस्कृति को, अपनी संस्कृति से, किसी के गाने के ढंग को, नाचने के ढंग को, किसी का व्रत त्योहार मनाने के ढंग को अगर आप अपने से कम देखते हैं तो ये भी एक तरह की औपनिवेशिक मानसिकता है जो आपको ये बार बार सिखाती है कि अपने आप को श्रेष्ठ समझो और दूसरों को अपने से कम समझो। इसका मतलब है कि वो गुलामी का अंश जो है कहीं ना कहीं अब भी हमारे भीतर जो है पूरी तरह से मजबूत तरीके से मौजूद है। इसीलिए भारत की इस भाषा और बहुलतावादी संस्कृति को समझते हुए हमें आज ये पुनर्विचार करने की जरूरत पड़ती है कि क्या साहित्यिक विधा के रूप में उपन्यास का जो आयात है वो भारतीय साहित्य में, यानी उपन्यास लेखन जो भारतीय साहित्य में शुरू हुआ, क्या वो यूरोप से ही किया गया या उसके विकास में यहाँ की जो जातीय निजी परंपराएं थी, जो इनकी निजी विशेषताएं थी, उनका भी कोई योगदान था। इसीलिए हमको ये समझने की या सोचने की जरूरत है। 1785 में कानपुर में एक फारसी उपन्यास लिखा गया था। हसन शाह नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक फारसी उपन्यास लिखा। इस फारसी उपन्यास का उर्दू अनुवाद बाद में कुर्तुलैन हैदर ने किया। कुर्तुलैन हैदर जो है वो आधुनिक काल की, यानी 1950-60 के दशक में लिखने वाली, 1930 के बाद की जो उर्दू की पीढ़ी है उसकी बहुत प्रमुख उपन्यासकार हैं, कहानी लेखिका हैं। इनका एक उपन्यास भारत विभाजन पर आग का दरिया बहुत प्रसिद्ध हुआ, या इनकी एक कहानी है अगली जन्म मोहे बिटिया न कीजो। तो कुर्तुलैन हैदर एक बड़ी नाम है और बड़ी रचनाकार थी। तो उन्होंने इसका 19वीं सदी में उर्दू में अनुवाद किया द नॉच गर्ल के नाम से। आप ये देखिए कि ये 1785 में जब भारत में ये उपन्यास लिखा गया था, हालांकि फारसी में लिखा गया था। जैसे जायसी का काव्य जो है वो अवधी में था पर उसकी लिपि जो थी वो फारसी थी। मतलब वो लिपि तो उनकी हिंदी देवनागरी में लिखा नहीं था उन्होंने। तो इसीलिए जब ये 1785 में ये उपन्यास लिखा गया, उस समय तक भारत में किसी भी तरह के बाहर से जो उपन्यास है वो नहीं आए थे। यानी जेन ऑस्टिन, वाल्टर स्कॉट जो अंग्रेजी की पहले उपन्यासकार हैं, नॉवेलिस्ट है, सेंस एंड सेंसिबिलिटी जो है वो जेन ऑस्टिन का बहुत एक प्रसिद्ध उपन्यास है। तो उससे पहले यहाँ पर उपन्यास लिख लिया गया था और भारत में कथा कहने की एक परंपरा ऑलरेडी मौजूद थी। ऐसा नहीं था कि ठीक है कि गद्य में नहीं लिखा जा रहा था, पर कथाएं तो थी। अगर महाभारत को हम पद्य में न पढ़ें, रामायण को अगर हम कविताओं में न पढ़ें, तो एक कहानी के तौर पर भी मौजूद था और ज्यादातर जनता जो है वो कहानी के रूप में इससे जुड़ी हुई है। महाभारत के श्लोक के माध्यम से तो आप जुड़े नहीं हैं। तुलसीदास को पढ़कर तो आपने उस तरह से रामायण नहीं जाना है जितना आज आप सीरियल की वजह से जानते हैं। सीरियल क्या है? कहानी है जो आपके सामने वो रखा जाता है। अगर उस तरह से वो अवधि में वो पढ़ा जाता
उसके जो चौपाई है, तो हो सकता है कि आपकी समझ में नहीं आता और उतना प्रसिद्ध नहीं होता है। तो एक व्यक्ति ने कहानी मतलब उस चौपाई का अर्थ किया और उसके 100 लोगों ने उस कहानी को चारों तरफ फैला दिया। तो कहानी कहने की परंपरा जो थी हमारे यहाँ मौजूद थी। गांधी जी ने हिंद स्वराज में लिखा कि अंग्रेजों के आने से पहले अंग्रेजों के भारत आने से पहले हम राष्ट्र थे। ये गांधी ने हिंद स्वराज में लिखा है कि ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के आने के बाद हम कोई राष्ट्र बने, हम उनके आने से पहले थे। हुमायूं कबीर एक व्यक्ति हुए, ये बंगाल के थे, ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की थी और बाद में भारत में जो स्वतंत्रता के बाद सरकार बनी उसमें ये एजुकेशन मिनिस्टर रहे, जवाहरलाल नेहरू के समय में भी और लाल बहादुर शास्त्री के समय में भी, और एक बड़े शिक्षाविद के रूप में इनका नाम जाना जाता है। हुमायूं कबीर ने लिखा कि किन्हीं भौगोलिक दबावों के कारण भारतीयता की ऐसी चेतना विकसित हुई जिसने समूची अनेकता पर एकता को आरोपित कर दिया। यानी भारत की जो भौगोलिक बनावट ही ऐसी थी कि हम सब लोग पहले से ही एक यहाँ भारतीयता की अवधारणा का विकास हो गया था, क्योंकि अंग्रेज ये कहते हैं कि उनके आने के बाद हिंदुस्तान जो है उस तरह से हिंदुस्तान बना जो आज है, यानी भारतीय होने की चेतना जो है उनके आने के बाद पैदा हो। पर हुमायूं कबीर ये कहते हैं कि हमारा पूरा भौगोलिक जो ढांचा ही ऐसा है कि एक तरफ हिमालय है, दूसरी तरफ समंदर है और हम बीच में हैं, तो ये जो हिस्सा है वो एक साथ रहने के लिए पहले से ही प्रस्तुत था। तो भारतीयता की अवधारणा जो है वो बहुत पहले से ही विकसित हो गई थी। ऐसी एक विद्वान है शिशिर कुमार दास, जिन्होंने भारतीय साहित्य नाम से किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने पूरे भारतीय साहित्य पर विचार किया है। उनकी किताब है हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, जो कई भागों में है और उन्होंने पूरे भारतीय साहित्य पर विचार किया है। शिशिर कुमार दास ये कहते हैं कि भारतीय भाषाओं के इतिहास की चर्चा करते हुए विद्वानों ने इनके साहित्य को भारतीय भाषाओं का संगठन कहना बेहतर समझा है। यानी एक तरह से इसको आप जो है भारतीय साहित्य जो है वो भारतीय भाषाओं का संगठन है, और संगठन कहने का अर्थ ये होता है कि संगठन में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। अगर एक नॉर्मल भी संगठन है, एक मोहल्ले का भी संगठन है लोगों का, तो उसमें 10 लोग जो होंगे वो 10 तरह के होंगे, 10 तरह से सोचते होंगे, उनके बहुत सारी बातें अलग अलग होंगी। तो उसी तरह से भारतीय भाषा भी जो है अलग अलग भाषाओं के से मिला हुआ, भारतीय साहित्य जो है अलग अलग भाषाओं से मिला हुआ एक भारतीय संगठन है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि भारतीयता की एक अवधारणा जो है ऑलरेडी एक मौजूद थी। भारत में एक कथा कहने की परंपरा मौजूद थी। इसीलिए आप अगर देखेंगे कि जिन शुरुआत में जो उपन्यास लिखे गए या कहानियां लिखी गई, कविताएं लिखी गई मलयालम में, तमिल में, असमीज में, असमिया में, बांग्ला में, उसके बहुत सारे रूपक और बहुत सारे मिथ या जिन कथाओं पर वो आधारित हैं वो कथाएं मिलती हैं कि राम कथा जो है आपको हर भाषा में मिल जाएगा, उस पर आधारित काव्य, उस पर आधारित साहित्य जो है वो हर जगह मिल जाएगा। द्रौपदी पर उपन्यास जो है आपको बहुत सारी भाषाओं में मिल जाएगा। इस तरह से जो हम मिथक ले रहे थे या रूपक ग्रहण कर रहे थे या अपने इतिहास की चर्चा कर रहे थे, तो इन सारी भाषाओं में वो समानता आपको दिखाई पड़ जाएगी। तो किसी एक भारतीय भाषा के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता है कि उपन्यास का स्वरूप जो है वो कितना देशी है और कितना विदेशी है। यानी अगर परीक्षा गुरु भारतीय अंग्रेजी ढंग पर लिखा गया नॉवेल है, तो इससे आप ये नहीं कह सकते हैं कि सारे भारतीय उपन्यास जो हैं वो लिखे गए, वो यूरोपीय ही नकल पर लिखे गए हैं। उदाहरण के लिए ठीक है कि लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को रामचंद्र शुक्ल की इस टिप्पणी से ये धारणा विकसित हुई कि वो अंग्रेजी ढंग का लिखा हुआ हिंदी में उपन्यास है, जबकि सच्चाई यह है कि भारतीय भाषाओं में ठेठ भारतीय विषय वस्तु पर उपन्यास लिखने की जो परंपरा थी या प्रवृत्ति थी, उसका आरंभ परीक्षा गुरु से बहुत पहले से हो गया था। नामवर सिंह ने एक लेख लिखा, अंग्रेजी ढंग का नॉवेल और भारतीय उपन्यास। इस नॉवेल में वो कहते हैं कि बंकिम चंद्र के 3 उपन्यास जो बांग्ला के थे, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और मृणालिनी, इसको अगर आप देखेंगे तो इससे स्पष्ट होता है कि इनमें से एक भी अंग्रेजी ढंग का नॉवेल नहीं। उसी तरह से हिंदी में नामवर सिंह कहते हैं कि ठाकुर जगमोहन सिंह ने जो उपन्यास लिखा था श्यामा स्वप्न, वो भी अंग्रेजी ढंग का नॉवेल नहीं। तो बंकिम चंद्र के उपन्यास की जो
उपन्यास है वो संस्कृत की कादम्बरी की याद दिलाते हैं। कादम्बरी जो है वो बाण भट्ट की लिखी हुई रचना है, संस्कृत में गद्य की रचना है, इसलिए मराठी में आज भी उपन्यास को कादम्बरी ही कहते हैं। और ये कहते हैं नामवर सिंह कि अगर हिंदी में भी अगर कादम्बरी कहा जाता है उपन्यास को, तो हो सकता है कि हम अपनी उस भारतीय परंपरा से ज्यादा जुड़ पाते बनिस्बत की यूरोप से बहुत सारी चीजों को उपन्यास के तत्व के रूप में आयातित करने के। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर भारतीय उपन्यास को आप देखेंगे तो उसका प्रतिनिधित्व जो है वो कपाल कुंडला में आपको दिखाई पड़ता है, न कि परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु का महत्व जो है वो सिर्फ ऐतिहासिक है हिंदी के लिए, और जिसको नामवर सिंह जो है वो एक घरेलू उपन्यास कहते हैं जिसमें उसके आसपास की चिंता है, जबकि बंकिम चंद्र के उपन्यासों में एक ऐसे राष्ट्र की चिंता है जो लगातार गुलाम होता जा रहा है। और उस समय सामाजिक होने का अर्थ, उपन्यासों की सामाजिकता का अर्थ जो था उसका राष्ट्रीय होना था। तो बंकिम चंद्र के सारे उपन्यासों में दिखाई पड़ता है कि किस तरह से जो बंगाल के लोग हैं वो गुलामी के खिलाफ, वो चाहे मुगलों की गुलामी के खिलाफ ही सही, पर एक राष्ट्रीय चेतना का जो विकास उनके उपन्यासों में लगातार दिखाई पड़ता है। इसी तरह से आप अगर देखेंगे तो तेलुगु में जो उपन्यास जिस समय बंकिम चंद्र अपने उपन्यास लिख रहे थे, तो उस समय तेलुगु में भी उपन्यास लिखे गए, और तेलुगु के प्रारंभिक उपन्यासों में जो बिल्कुल एकदम शुरू में लिखे गए 1872 1875 में, यानी परीक्षा गुरु से और पहले, परीक्षा गुरु तो 1882 की रचना है, उसमें एक रचनाकार थे नरहरि गोपाल कृष्णम्मा चेट्टी या कुंडकरी वीर सिंगलम पंतुहा, ये तेलुगु नाम है। तो एक उपन्यास लिखा है इन्होंने श्री रंगराया चरित्र जो 1872 में छपा, एक लिखा राजशेखर चरित्र 1875 में छपा। और इन उपन्यासों में आपको बिल्कुल शुरुआती उपन्यासों में आपको दलित विमर्श की आहटें सुनाई पड़ेंगी इसमें, यानी इसमें जाति की समस्या को उठाया गया है, और ये जो जिसको निम्न कही जाने वाली जातियां हैं वो बिल्कुल अपने स्वाभिमान के साथ और बिल्कुल ठसक के साथ वहां मौजूद है। जो आज के दलित साहित्य में हमको दिखाई पड़ता है कि जो दलित हैं वो सम्मान के साथ उनके खिलाफ होने वाले अन्याय अत्याचार का प्रतिरोध करते हैं। इस उपन्यास में जो है एक राजपुत्र है, उसको अपने राजा होने का बहुत अभिमान है। तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया होगा, आ गए। तो ये जो शुरुआत के जो उपन्यास हैं तेलुगु के, ये बिल्कुल आपको मैंने कहा कि एक दलित विमर्श की आहट देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यूरोप की जो परंपरा थी उपन्यास लेखन की, आवाज नहीं आ रही। उपन्यास लेखन की जो परंपरा थी यूरोप की, उससे इतर भारत में भी जो है उपन्यास लिखने की एक परंपरा ऑलरेडी मौजूद थी। 1872 1875 में आप देखेंगे कि ये सारे जो तेलुगु के उपन्यास है उसी समय बंकिम चंद्र लिख रहे हैं। और ऐसा सिर्फ तेलुगु और बांग्ला में नहीं था, बल्कि आप देखिए कि मराठी में अगर आप देखेंगे तो उसमें गोवर्धन राम त्रिपाठी थे, उनका एक उपन्यास है इसी समय का सरस्वती चंद्र। मलयालम में वो चंदू मेनन इंदुलेखा लिखते हैं 1889 में। जी नरसिम्हा हेमलता लिखते हैं तेलुगु में। मिर्जा हादी रुसवा का उमराव जान अदा उपन्यास आता है 1890 के आसपास। जी वेंकट राव तेलुगु में लिखते हैं इंदिराबाई। उमेश चंद्र सरकार हैं बांग्ला में पद्मावली लिखते हैं। रजनीकांत बारदोलोई हैं जो मनुमति असमिया में लिखते हैं। या वेदना नायक पिल्ले जो हैं वो तमिल में लिखते हैं पिराताप मुदलिया चरित्रम। और उसी समय फिर फकीर मोहन सेनापति हैं जो उड़िया में लिखते हैं। तो ये इन सारी भाषाओं में उपन्यास लेखन शुरू हो चुका था, और ये बिल्कुल अपनी भारतीय परंपरा और भारतीय कथा परंपरा, भारतीय आख्यान परंपरा, उसके मद्देनजर ये सारी रचनाएं जो हैं वो होती हैं। अगर आप देखें कि मतलब ये कहा गया कि मध्य वर्ग के उदय के साथ उपन्यास का उदय हुआ, तो नामवर सिंह ये कहते हैं कि अगर आपको ठेठ भारतीय मध्यवर्ग के महाकाव्य के रूप में उपन्यास को देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप ग्रामीण समाज के एक आख्यान के रूप में उपन्यास जो है भारत में उदित और विकसित होता है। यानी जो भारत का ग्रामीण समाज था उसको केंद्र में लेकर उपन्यास लिखे जा रहे थे, और उसमें उस समय की उनकी समस्याओं और उनकी समाज की चुनौतियों को तो स्वर दिया ही जा रहा था,
और एक तरह से जो यूरोपीय परंपरा थी उपन्यास लेखन की, उससे इतर लिखा जा रहा था। तो भारतीय उपन्यास का जो नायक था वह उस तरह से, मतलब कि जिस तरह से मध्य वर्ग के एक व्यक्ति का संघर्ष होता है कि समाज में नैतिकता का ह्रास हो गया है, उसके जीवन में अकेलापन आ गया और उसके खिलाफ वो व्यवस्था से एक तरह की लड़ाई लड़ता है। उसके अलावा जो है भारत में जो व्यवस्था थी जहां पर जमींदार भी आपका शोषण कर रहा था और सरकार भी आपका शोषण कर रही थी, यानी एक तरह से पूंजीवादी व्यवस्था से भी आप शोषित थे और जो पहले से जमींदारी व्यवस्था, जिसको सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं, उससे भी जो यहाँ के लोग हैं वो शोषित थे। और आज भी भारत में कमोबेश वही स्थिति है। इसको क्लासिकल टर्म में यानी पद में कहते हैं कि अर्ध सामंती अर्ध पूंजीवादी व्यवस्था। यानी हमारे देश में अभी सामंतवादी व्यवस्था मौजूद है, जमींदारी व्यवस्था, गांव में कहीं ना कहीं लोग हैं जिनके मातहत बहुत सारे किसान काम करते हैं, बटाई पर काम करते हैं, और पूंजीवादी व्यवस्था तो है ही जो बाजार देखता है या बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं इस देश का नीति का निर्माण करती है। तो इस तरह से ये जो अर्ध सामंती और अर्ध पूंजीवादी व्यवस्था थी उसके खिलाफ जो संघर्ष करता है, और उस त्रासदी में वो नायक जीते चाहे हारे, जैसे होरी जीतता नहीं है, होरी की मृत्यु होती है, लेकिन वो संघर्ष करता है। और वो संघर्ष जो है एक तरह से भारतीय परंपरा की द्योतक है कि संघर्ष में वो किसान जो है उसके अंदर एक बहुत स्वाभिमान होता है। किसान कभी स्वाभिमान से मतलब समझौता नहीं करता है। शहर में रहने वाला समझौता कर सकता है, पर किसान के अंदर का स्वाभिमान जो है वो कभी हार नहीं मानता है। तो इसीलिए आकस्मिक नहीं है कि भारतीय किसान के शोषण को लेकर लिखा हुआ पहला सशक्त उपन्यास जो है वो फकीर मोहन सेनापति का उपन्यास है उड़िया में, जिसका नाम है 6 माण 8 गुंठ, यानी 6 बीघा जमीन। और यह 1897 में प्रकाशित होता है और संभवतः भारत का पहला उपन्यास है जो किसानों के जीवन दस्तावेज है और एकदम नया कथानक है। और उड़िया भाषा के जो विद्वान है वो ये कहते हैं कि ये एकदम क्लासिक, मतलब जो भद्र वर्ग की उड़िया है उसमें भी नहीं लिखा गया है, बल्कि गांव में जो लोग रहते हैं जिस तरह की उड़िया बोलते हैं उस उड़िया के बारे में है। इसमें भी उसकी गाय छीन ली जाती है, उसकी जमीन छीन ली जाती है, जमींदार उसका शोषण करता है और अंततः वह 6 मण 8 गुंठ कहते हुए वो छलांग लगाता है समुद्र में, उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी अंत तक भी वो जमीन को बचा नहीं पाता है, पर जमीन के प्रति उसका संघर्ष या उसकी जो चाहत है वो खत्म नहीं होती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपन्यास लेखन की एक परंपरा हमारे यहाँ मौजूद थी। इसलिए ये यूरोपीय ढंग के उपन्यासों का जिस तरह से विकास हुआ, वहां से बहुत सारे तत्व जैसे प्रेमचंद ने लिए, पर प्रेमचंद के जो अंतिम 3 उपन्यास हैं, विशेषकर रंगभूमि, गोदान और कर्मभूमि, इसमें वो जो है बिल्कुल भारतीय ढंग के उपन्यास लिखने लगते हैं। बाद में चलकर जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा है, बाण भट्ट की आत्मकथा जो है ये पहला उपन्यास है जिसने एक तरह से इस विवाद को या इस बात को पैदा किया कि क्या भारतीय ढंग का भी कोई उपन्यास लेखन हो सकता है। तो ये बाण भट्ट की आत्मकथा जो है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी, तो इस तरह उस उपन्यास के बाद जो भारतीय ढंग पर लिखा हुआ नॉवेल है। तो धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे उपन्यास लेखक हुए जिन्होंने सीधे सीधे यूरोप के उपन्यासों की नकल नहीं की, पर बावजूद इसके बहुत सारा जो उपन्यास का हमारे यहाँ आज भी ढांचा है वो वैसा ही है जैसा यूरोप में लिखा गया। पर मैंने आपसे पहले ही कहा क्लास के शुरुआत में ही कि हम अपनी ही भारतीय भाषाओं में लिखे जा रहे उपन्यासों से हमारा भारतीय भाषाओं में लिखे जा रहे साहित्य से हमारा संवाद नहीं है। इसलिए ये एक बात तो है कि भारतीय ढंग के उपन्यास की परंपरा हमारे देश में मौजूद रही है और बीच बीच में फिर उन कथा और कहने की परंपरा और उन तत्वों के आधार पर उपन्यास हिंदी में लिखे गए, पर बावजूद इसके ये कहना पूरी तरह से संभव नहीं है कि यूरोपीय ढंग के जो उपन्यास थे उससे अलग या उससे अलग शिल्प में भारतीय उपन्यास ने विकास किया। यूरोप में भी जो उपन्यासों का विकास है वो वही नहीं रहा जो बिल्कुल जेन ऑस्टिन के समय में था या शुरुआत के समय में था। बाद में वहाँ के उपन्यास लेखन ने बहुत तरह का मोड़ लिया। जैसे अफ्रीका में आज अपने तरह का उपन्यास लिखा जा रहा है, लैटिन अमेरिका में
एक अलग तरह के, जिसमें गल्प कहने की उनके यहाँ की परंपरा है, उस तरह के उपन्यास लिखे जा रहे हैं। हिंदी में अगर बहुत सारे कुछ उपन्यासों को लिया जाए तो यहाँ के जो आंचलिक उपन्यास थे वो भारतीय ढंग के उपन्यास कहे जा सकते हैं, जिसमें रेणु और इन लोगों ने जो आंचलिक ढंग का उपन्यास लिखा, क्योंकि आंचलिक उपन्यासों में किसी देश की विशिष्टता जो है वो अपने बिल्कुल प्रकृत रूप में, यानी उसके नैसर्गिक रूप में मौजूद रहती है, क्योंकि वहाँ गांव एक अंचल विशेष जो है वो केंद्र में होता है। इसीलिए हमको जो हमारा मौखिक या वाचिक परंपरा है भारत की, या भारत की जो एक बहुत लगातार समय से चली आ रही है, उस परंपरा पर हमें विचार करने की जरूरत है। तब हो सकता है कि भारतीय उपन्यास का एक और अच्छा रूप हमारे सामने उभर कर आए। पर फिलहाल ये है कि भारतीय ढंग के उपन्यास लिखने की परंपरा तो है, पर यह आज ज्यादातर उपन्यास जो लिखे जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा यूरोपीय ढंग के उपन्यासों से अलग नहीं है। और ये सही है कि समय के साथ बहुत तरह के बदलाव आए, जिस तरह से आज दलित अपना समस्याओं को अपने उपन्यास में ला रहे हैं, या आदिवासी अपने समस्याओं को उपन्यास को ला रहे हैं। वहाँ की जो कथाएं आ रही हैं वो जो है यूरोपीय ढंग के नॉवेल का अतिक्रमण कर जाती है, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ की अपनी भाषा परंपरा, संस्कृति और कथा परंपरा आएगी किसी उपन्यास में, तो वो निश्चित रूप से वो किसी और के शिल्प में नहीं कही जा सकेगी। उसको यहाँ के ही शिल्प में, या उसकी अपनी निजी पहचान, जो उसकी निजी विशेषता जो होती है, वो उसी तरह से स्पष्ट हो सकती है। तो एक जो दोनों तरह की धाराएं हमारे यहाँ मौजूद है, और उसको आप जितने उपन्यासों को पढ़ते जाएंगे या जितनी भाषाओं के उपन्यासों को आप जानेंगे, आप उतना बेहतर उसको समझ पाएंगे।